नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पर्श एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखने वाले हैं, जैसा आपको पता है, हम लोगों ने अभी मॉडल आंसर की सीरीज शुरू की हुई है। जितने भी हमारे अभी पीएससी मेंस 2024 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुए हमारे 2025 में, उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनको वन बाय वन हम डील कर रहे हैं और यह भी दर्शा रहे हैं कि इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता था। तो इसी क्रम में आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ वह हमारा पेपर 2 का पोर्शन है। ऐसे राइटिंग की यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे राइटिंग के मेरे कई वीडियोस डले थे, आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। एक सबसे बड़ा वीडियो जो हमारा टैरिफ वाला आया था, उसमें से पहला ही ऐसे हम देख सकते हैं अमेरिकी टैरिफ पर बेस था। हमने उस समय, हालांकि उस समय पर जो हमने जो टॉपिक देखा था वह था टैरिफ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भूमिका। यहाँ पर जो ऐसे थोड़ा सा बदल करके आया, टैरिफ जो अमेरिकी टैरिफ है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे हमने वो वाला ऐसे जो देखा था खास करके यूएस सेंटर पर ही देखा था। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए थे इंडिया से सामान्यतः जोड़ करके ही दिए थे। तो इस प्रकार से कुछ मॉडिफिकेशन करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ उसमें से हेल्प मिला होगा। कितना हेल्प मिला है या फिर कितनी आपकी थोड़ी बहुत सहायता हुई, वह आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। यह हमारे लिए अप्रिसिएशन, एक तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। और हमने जैसा किताब भी निकाला था, ये वाली जो हमारी ऐसे की बुक थी निबंध की, आपको मालूम होगी यदि आपने लिया भी होगा तो। इसके अंतर्गत लगभग 8 ऐसे आए थे, उसमें से 3 ऐसे इसके अंतर्गत लगभग कवर थे। एज इट इज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप थोड़े बहुत यदि पोर्शन जोड़कर देखना चाहें, थोड़ा मॉडिफिकेशन के रूप में देखना चाहें, तो लगभग हमारे पास समझ लीजिए कि लगभग 8 में से 7 जो है, केवल बस्तर दशहरा वाला पोर्शन संभव था, इस पर नहीं होगा। बाकी लगभग 8 में से 7 ऐसे कुछ यदि आप अपना भी कुछ एफर्ट लगाकर यदि वो पढ़े तो 7 ऐसे इसमें से आसानी से बन जाने थे। खैर, अभी हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी एग्जाम में 8 ऐसे आए हैं उसके यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन। एक हम देखते हैं शुरुआत में हमारा सबसे पहला ऐसे यही देखते हैं कि अमेरिकी टैरिफ और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर प्रभाव। इसमें चूंकि इस पर एक वीडियो मैं यहाँ पर पहले भी डाल चुका है, हमारे एकेडमी द्वारा पहले भी डल चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ऊपर हम सारे निबंधों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकी टैरिफ, इसके बारे में हम प्रस्तावना कैसे लिख सकते थे, इसकी रूपरेखा क्या होगी, हम ये वन बाय वन देखते चलेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना किस प्रकार से लिख सकते थे, तो प्रस्तावना हम ऐसे लिख सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चूँकि यह अब देखिए अमेरिकी टैरिफ की बात हो रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, इसमें सबसे बेसिक टर्म जो है हमारा, सबसे बेसिक टर्म यदि हम देखें तो व्यापार है। और इसी को लेकर के हमको इसमें भूमिका में आगे बढ़ना होता है कि व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है या उसकी मेरुरज्जु होती है, उसकी नींव होती है। इस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोई हमको इसमें एक बेसिक टर्म लेना होता है, उसी को लेकर के हमको उसमें आगे बढ़ना होता है कि व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, मेरुरज्जु होती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस प्रकार से हम पहले व्यापार के बारे में बताएं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फिर बाद में उसे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें, फिर उसके बाद हम या भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार की भी वर्तमान स्थिति बताते हुए अमेरिकी टैरिफ से जोड़ सकते थे। अमेरिकी टैरिफ में हमको यह भी एक दो चीज़ बतानी होती थी, अमेरिकी टैरिफ वगैरह की शुरुआत कब हुई। वैसे तो यह बहुत पहले से लगता आ रहा है, परंतु जो ज़्यादा न्यूज़ में बना था वह लगभग 2018 के आसपास से बनने शुरू हुए थे, जब यूएस चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर खुल करके टैरिफ वगैरह इम्पोज किया था। उसी के बाद से यह सारी न्यूज़ बनने लगी थी टैरिफ की। फिर 2020 में नए राष्ट्रपति आ गए तो 4 साल के लिए यह न्यूज़ में उतनी नहीं थी, परंतु अब 2024 में वो अमेरिका फर्स्ट ऐसा पॉलिसी ला करके लगभग सभी देश जिनके साथ उनके ट्रेड डेफिसिट थे, ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापारिक घाटा, जिनको वह दे ज़्यादा रहे थे पैसे और जिनसे वह कमा कम रहे थे, इनको बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो वह ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इन्होंने अमेरिका की जनता के सामने यह बोला कि मैं अमेरिका फर्स्ट की नीति लाऊंगा, ऐसे देशों पर टैरिफ इम्पोज करूंगा ताकि हमारा ट्रेड बैलेंस हो सके और हमारे यहाँ स्थानीय रोजगार पैदा हो सके। यह था अमेरिका टैरिफ का रूपरेखा। इन चीज़ों के बारे में हम भूमिका या प्रस्तावना में हम लिख सकते थे। शुरुआत हमको व्यापार से करनी थी, फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उसे ला सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अमेरिका जो है बहुत ही द्विपक्षीय व्यापार, इनका बहुत अधिक फल फूल रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा रोल है।
उसके बाद हम अमेरिकी टैरिफ से इन चीज़ों 2018-20 ऐसे क्रमबद्ध हम जोड़ते हुए चल सकते थे। फिर उसके बाद यदि हम देखें, इसमें हम देख सकते थे अमेरिकी टैरिफ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जैसा अभी हमने डिस्कशन किया वही चीज़ें हम यहाँ पर बता सकते थे। 2018 से बेसिकली ये शुरू हुई है। उस समय पर 2019 के समय में यदि हम जाएँ तो भारत पर भी उस समय टैरिफ कुछ चीज़ों पर लगाए गए थे, स्टील इंपोर्ट्स वगैरह, स्टील प्रोडक्ट्स वगैरह पर भारत पर भी लगा था। हालांकि भारत ने फिर रिटेलिएशन में उन पर कुछ टैरिफ्स वगैरह लगाने की बात की थी, तब वो थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। तो ये 2018, 19, 20 इससे जोड़ कर हम चल सकते थे। फिर 2024 में भारत पर लगा दिए गए थे लगभग 46-50% के आसपास हम पर टैरिफ लगा दिए गए थे। फिर उसको बाद में 20-10% पर ले आए। ये सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते थे। फिर उसके बाद यदि हम और आगे चलें, या देखिए यही बात है, 2018-20 से इनकी शुरुआत हुई, 2024 में यह बढ़ा और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें लाई गई थी। फिर हम इसमें आगे और देखें, भारत अमेरिका व्यापार संबंध के बारे में हम बता सकते थे कि वर्तमान स्थिति अभी कितनी बनी हुई है। यदि हम वर्तमान स्थिति में जाएं तो 2024-25 के समय का यह आंकड़ा है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। लगभग भारत अमेरिका के बीच व्यापार जो है 131 US बिलियन डॉलर का था। लगभग 131 US बिलियन डॉलर का भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार है। इस प्रकार के यदि आप इसमें आंकड़े लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपका वेटेज बढ़ जाता है। तो इसमें भारत अमेरिका की वर्तमान स्थिति हम कुछ लिख सकते थे। उसके बाद यदि हम और आगे जाएं तो इसके बाद भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का हम यहाँ पर प्रभाव बता सकते थे कि भारतीय निर्यात पर यदि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इम्पोज कर दिया है, इस प्रकार 10%, 15%, 26% जो भी अभी के समय पर स्टेटस है, उसके बारे में हम बताएं कि भारत पर यदि टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है तो भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, पहले हम व्यापार पर आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था पर भी कैसा प्रभाव है, क्योंकि व्यापार से ही अर्थव्यवस्था हमारी निर्मित होती है। तो पहले व्यापार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निर्यात, और जितने भी टैरिफ लगेंगे वह निर्यात पर ही लगेंगे। भारत अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रहा है उस पर तो टैरिफ लगाने वाले नहीं कोई। ठीक, तो ये बातें होती हैं। अमेरिका द्वारा जो भारत इंपोर्ट कर रहा है उस पर तो US कभी इंपोर्ट लगाएगा नहीं। वह नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो अमेरिका में जाए वह और जो भारत में जाए वह और महंगा हो जाए, ऐसा अमेरिका नहीं चाहेगा। इसकी वजह से ही उनसे जो हम आयात करेंगे उस पर इंपोर्ट नहीं लगेगा, परंतु भारत जो निर्यात कर रहा होगा, यानी अमेरिका जो निर्यात कर रहा होगा भारत को, उन पर सारी टैरिफ्स वगैरह लगते हैं। इस पर हम देखते हैं कि टैरिफ किस प्रकार से लग सकते थे। एक तो हमारी निर्यात यहाँ पर कम हो जाती है, लगातार हमारे एक्सपोर्ट गिरते चले जाते हैं। क्यों एक्सपोर्ट गिरेंगे? क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपोर्टिव प्रोडक्ट वहाँ पर होंगे, जो भी हमने प्रोडक्ट वहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, उनके दाम बढ़ जाएंगे। टैरिफ लगने के बाद उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। फिर जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं भारत के अर्थव्यवस्था में जिनका सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा जिनका रोल है MSME, इनके प्रोडक्ट वगैरह जो निर्यात होते हैं उनमें लगातार कमी आती चली जाती। MSMEs को वित्तीय रूप से नुकसान होता। फिर यदि हम जाएं कृषि, वस्त्र उद्योग, ये जो है आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फार्मिंग प्रोडक्ट, वस्त्र प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वगैरह, दवाएं वगैरह, रत्न, आभूषण, इन्हीं सब का भारत ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई कार की बात, इस प्रकार के तो कोई एक्सपोर्ट भारत द्वारा अमेरिका को किए नहीं जाते, वह खुद से सक्षम है। हालांकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रत्न हो गए, दवाइयाँ हो गई, मेडिसिनल प्रोडक्ट, इन सबको भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये इन सब उद्योगों पर आप कह सकते हैं प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। फिर रोजगार सृजन भी लगातार घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। हमको आप समझिए कि कमाई कम हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट वगैरह कम होंगे, फिर साथ में रोजगार और सृजन में कमी आएगी। फिर हम देख सकते हैं आपूर्ति श्रृंखला, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, हमारे भारत में भी जो सप्लाई चेन बनी हुई है वह भी लगातार डिक्रीज होती चली जाती। व्यापार असंतुलन बनता और साथ में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोनों देश आपस में भिड़ जाते टैरिफ को लेकर के। इससे बाद में हो सकता है लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक रूप में भारत अमेरिका व्यापारिक जो द्विपक्षीय व्यापार है और भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, उसमें भी तनाव की स्थिति आ सकती है। ये सारे इसके प्रभाव के अंतर्गत हम चर्चा कर सकते थे। फिर यदि हम और जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है? भारत की GDP पर प्रभाव पड़ेगा। यह GDP जो है हमारी वृद्धि दर गिर सकती है। भारत में विदेशी मुद्रा निवेश, जो कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौतों में क्या होगा, एक कह सकते हैं तनाव की स्थिति यदि पैदा होगी तो भारत में जो विदेशी मुद्रा निवेश है
अमेरिका भी टॉप 3 कंट्रीज में बना होता है। भारत में जितने भी निवेश हो रहे हैं उनमें अमेरिका टॉप 3 में होता है। वैसे टॉप 1 में देखा जाए जो सबसे पहला नंबर है सामान्यतः सिंगापुर ही रहता है, परंतु अब हम देखें अमेरिका भी टॉप 3 में है, तो वहाँ से विदेशी निवेश जो भारत में आता है वह भी लगातार गिरता चला जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, सपोज हम यहाँ से एप्पल आईफोन ही बना रहे हैं, अमेरिका में जा रहा है, वहाँ पर भी इन एप्पल आईफोन्स पर भी टैरिफ लगेंगे। अब एप्पल के आईफोन सबसे ज़्यादा अमेरिका में बिकते हैं, वहाँ पर उन पर टैरिफ इम्पोज हो गया, वह महंगे हो गए, तो मेड इन इंडिया जो आपके एप्पल प्रोडक्ट्स होंगे वो वहाँ पर कम बिकेंगे। अब चूंकि वहाँ पर उसकी डिमांड कम हो गई, तो वहाँ के जो सीईओ हैं टीम कुक, वो क्यों चाहेंगे कि भारत में और ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह जो फैसिलिटी है वो एनहांस हो, प्रोडक्शन फैसिलिटी का एक्सपांशन हो, तो हमारे यहाँ निवेश वगैरह कम होने लगेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और हमारे यहाँ जैसे विदेशी मुद्रा कम आएंगी, यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को यदि फाइनेंशियल लॉस होगा तो यहाँ पर महंगाई बढ़ती चली जाएगी, विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत में कम होगा, आपसी साझेदारी जो रणनीतिक है उन पर तनाव की स्थिति आ सकती है। ये सारी चीज़ें हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के रूप में देख सकते थे। फिर यदि इसको आप कह सकते हैं बैलेंस करने के लिए, या फिर इसको आप कह सकते हैं इससे चुनौतीपूर्ण रूप से सामना करने के लिए भारत किस प्रकार के रणनीतिक कदम उठा रहा है, इन सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते थे कि किस प्रकार के हम यहाँ पर रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। भारत अपना खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भारत खुद चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वह वर्ल्ड वाइड तो जाएँ, ठीक है, परंतु हम किसी एक ही देश पर डिपेंडेंट ना रहें, हमारा व्यापार केवल एक ही देश तक सीमित ना रहे, सभी देशों तक हमारे व्यापार हो। इसके लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है, गुणवत्तापूर्ण हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमको बनाने हैं। तो हम चाह रहे हैं भारत में ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने जो यदि कोई एक दो देश टैरिफ भी इम्पोज करता है तो सबसे ज़्यादा घाटा उसका हो, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार जो है विविधीकरण होता रहे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे PLI स्कीम इसके अंतर्गत लाई गई है, मेक इन इंडिया स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ MSMEs को इस प्रकार के वित्तीय पैकेज दिए जा सकते हैं, विशेष वित्तीय पैकेज, वैकल्पिक बाजारों की खोज की जा रही है। अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं UAE के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, आसियान के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, इजिप्ट के साथ ट्रेड बढ़ रहा है। ऐसे हम वैकल्पिक बाजार खोज रहे हैं। साथ में द्विपक्षीय वार्ताएं हम कर सकते हैं, US के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया US द्विपक्षीय वार्ताएं हो सकती है कि किन चीज़ों को लेकर के मतभेद है, क्यों हम पर टैरिफ ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है, और साथ में थोड़ा बहुत हम उनको चुनौती भी दे सकते हैं कि यदि आप बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ा सकते हैं, इस टाइप की बातें। और साथ में भारत में PPP मॉडल को ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाए औद्योगिक क्षेत्र में। इन सब बिंदुओं पर हम वहाँ पर चर्चा कर सकते थे। और आखिरी में हम यहाँ पर कुछ चुनौती समाधान लिखना चाहें तो लिख भी सकते थे, अदरवाइज हम सीधा निष्कर्ष पर भी, उपसंहार पर भी आ सकते थे, क्योंकि यह मुख्यतः निबंध हमारा चुनौतियों से ही भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से ये हमारा समग्र, आप कह सकते हैं कि एक निबंध की रूपरेखा हो सकती थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर ली थी। ठीक, तो ये हमारी एक कह सकते हैं कि निबंध की रूपरेखा अमेरिकी टैरिफ पर बेस्ड हो सकती थी। फिर अगला ऐसे जो हमारे सामने आया था वह बहुत ही सरप्राइजिंग टाइप का था, आर्द्र भूमि संरक्षण की बात। कहाँ से ये वेटलैंड रामसर कन्वेंशन पर बेस्ड ऐसे आया था। ठीक, यह चूँकि हम कह सकते हैं, आप देखिए रामसर कन्वेंशन, यदि यह वैसे तो आप कह सकते हैं पार्ट हम कौन से पढ़ते हैं, पेपर 4 पार्ट 3 में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में। रामसर कन्वेंशन हमारा लागू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1971 से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। भारत ने इसको 1982 में लागू किया था, और 1982 से यदि हम 2020 तक लगभग 2020 तक जाएं, यानी 1982 से हम जा रहे हैं 2020 तक, तो लगभग 32 वर्ष की यदि हम बात करें तो भारत में तब तक मुश्किल से 40-41 के आसपास ऐसे रामसर स्थल थे। 32 वर्षों में 40 रामसर स्थल, और अभी आप 2020 से 2025 में जाएं, यानी इसी 5 साल में यह जो 40 रामसर संख्या है वह बढ़ करके अभी आज के समय पे 91 हो गई। यानी इस 32 साल में 40 और इस 5 साल में 50, तो हम रामसर स्थल संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण की दिशा में हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज़ इसी को लेकर के संभवतः इन्होंने ऐसे बनाया होगा कि हम पिछले 5 साल में कितनी तेजी से हमारे भारत देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ी है। तो ये रामसर स्थल किस प्रकार से आर्द्र भूमि संरक्षण में अपनी योगदान या भूमिका निभा रहे हैं, इनको लेकर के यहाँ पर ऐसे
राइटिंग के लिए दिया गया था। इसको हम देख सकते हैं, इनकी रूपरेखा क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हम प्रस्तावना हम इसमें सबसे बेसिक टर्म पकड़ सकते हैं, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होती है? जो हमारे जल वाले क्षेत्र हैं, शैलो वाटर एरियाज जो हैं, जहाँ पर विशेष आप कह सकते हैं विशेष वनस्पति जीव, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये सारे पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है आर्द्र भूमि। जहाँ पर चाहे वो फ्रेश वाटर वाले हों, चाहे वह सीजनल हो, चाहे रेनी वाटर वाले हों, फ्रेश वाटर हो या फिर हमेशा 12 महीना बहने वाले हों, या सीजनल हो, आपके किसी भी प्रकार के यहाँ पर आपके जल स्रोत हो सकते हैं, परंतु वहाँ पर विशेष वनस्पति या फिर विशेष जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र हमारे आर्द्र भूमि कहलाते हैं। तो हम आर्द्र भूमि से लेकर के शुरू हो सकते थे, आर्द्र भूमि से लेकर के हम संरक्षण पर जाते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण, फिर उसके बाद हम इनको कनेक्ट कर सकते थे रामसर स्थल से। इस प्रकार से हमारी भूमिका लिखी जाती है। हम सीधा रामसर स्थल से ही होकर के शुरू नहीं हो जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं बेसिक टर्म से, आर्द्र भूमि, फिर उसके बाद आर्द्र भूमि संरक्षण, फिर उसे हम जोड़ते हैं रामसर स्थलों से, ऐसे करके हमारी भूमिका तैयार होती है। तो यह हम प्रस्तावना के अंतर्गत देख सकते थे। फिर हम देख सकते थे रामसर समझौता एक परिचय के रूप में कैसे यह शुरुआत, अभी हमने जैसा डिस्कशन किया, इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। ईरान का एक जगह है, यह सब भी आपको मालूम होगा, ईरान में एक शहर है रामसर, जहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, वहीं पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी आर्द्र भूमि पहचाने जाते हैं, नामित किए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है रामसर स्थल। तो इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, और साथ में यदि वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 2500 से ज़्यादा रामसर स्थल है। एशिया में देखें तो भारत टॉप 3 में आता है, सबसे पहला नंबर भारत का ही, सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स एशिया में यदि आप देखें रामसर स्थल देखें तो भारत में ही। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख सकते थे रामसर स्थल के बारे में। फिर यदि हम और आगे बढ़े तो रामसर स्थलों का आर्द्र भूमि संरक्षण में योगदान किस प्रकार से है, यह हम देख सकते थे। तो आर्द्र भूमि को यदि रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाता है तो सबसे पहली बात तो यही कि उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का मतलब, अब वहाँ पर जो कंजर्वेशन है, जो उस आर्द्र भूमि वेटलैंड कंजर्वेशन किया जाएगा, राष्ट्रीय तौर पर तो किया ही जाएगा। यदि कोई परेशानी है, किसी प्रकार की ऐसी समस्या आ जाती है जिससे राष्ट्रीय सरकार, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे गाइडेंस के माध्यम से हो, तो उनको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल बैकअप वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारी सुविधा इसके अंतर्गत मिल जाती है। तो पहचान एवं सीमांकन, फिर कई योजनाएं इनके लिए बनाई जाती है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। प्रजाति सुरक्षा भी हो जाती है, चूँकि हम आर्द्र भूमि संरक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो भी ऑटोमेटिकली संरक्षित होंगी। साथ में ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्रों में आप देखें तो कई प्रवासी पक्षियाँ भी आते हैं ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, चूँकि यह जलीय क्षेत्र है और ये शैलो वाटर एरिया है। शैलो वाटर यानी बहुत ज़्यादा इनकी गहराई नहीं होगी, यहाँ पर उनको खाने के लिए मछलियाँ मिल जाएंगी, पीने के लिए पानी, और साथ में यहाँ पर ज़मीन भी होगी, इसलिए प्रवासी पक्षी इन आर्द्र भूमियों के आसपास रुकते हैं। तो आज प्रजाति सुरक्षा इनके रूप में भी होगी। फिर ये कुछ पर्यटन के भी क्षेत्र होते हैं, जैसे हम जाएँ चिल्का झील, केवलादेव जो कि राजस्थान में स्थित है, यह सब हमारे पर्यटन के क्षेत्र हैं। जल संतुलन, इनसे भूमि जल जो है वह आपके बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल भी इनसे लगातार बढ़ता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपसी सहयोग भी बढ़ता है इन क्षेत्रों में, पर्यावरणीय क्षेत्रों में। तो ये सारे अपनी भूमिका रामसर स्थल आर्द्र भूमि संरक्षण में इस प्रकार से निभा रहे हैं। कुछ बिंदु हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते थे, इसके अंतर्गत आप और भी कई प्रकार के बिंदु शामिल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में इनकी और क्या भूमिका है। आर्द्र भूमि रामसर स्थल ये कार्बन अवशोषण भी करते हैं, ये तो हमने देखा सीधा तौर पर्यावरण वाली, और भी हम आगे चीज़ें देख सकते हैं। ये कार्बन अवशोषण भी करते हैं, इनको कार्बन सिंक भी कहा जाता है इसलिए। फिर ये जैव विविधता संरक्षण करेंगे, प्रवासी पक्षी संरक्षण, जैसा अभी हमने बताया केवलादेव में भी आते हैं, आपके चिल्का लेक उड़ीसा तरफ जाओ वहाँ पर भी, फिर आप मणिपुर जाओ वहाँ पर जो आपके कैबुल लाम जाओ, लोकटक झील में जो स्थित है वहाँ पर भी। फिर भूजल आपके निर्धारण, भूजल स्तर निर्धारण, आजीविका के ये स्रोत होते हैं, यहाँ पर मछली पालन वगैरह किया जा सकता है, कई प्रकार के यहाँ पर मछली पालन, मत्स्य पालन करके आजीविका के ये स्रोत भी बनते हैं। पर्यटन का भी ये केंद्र होते हैं, वहाँ पर नाविक नाव वगैरह चला करके या फिर मत्स्य पालन करके, या फिर कुछ लोकल जैसे वहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं तो वहाँ पर टूर गाइड बन करके, इस प्रकार के इनको आजीविका उपलब्ध होती है। फिर साथ में यह शोध के केंद्र भी बनते हैं कि किस प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, कितना अनुकूलन इनको चाहिए होता है उन क्षेत्रों के लिए, वह सारे रिसर्च डेवलपमेंट करके हम इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। फिर यदि हम आगे और कुछ इसके अंतर्गत बिंदु लिख सकते थे कि भारत सरकार की नीतियाँ और योजनाएं क्या है ऐसे आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर के, या फिर हमारे
जितने भी रामसर स्थल हैं उनको लेकर के। तो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, फिर आपका वाटर पॉल्यूशन कंजर्वेशन एक्ट, ये सारी चीज़ें, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण अधिनियम, ये सब योजनाएं इसके अंतर्गत हम समावेशित कर सकते थे। मिशन लाइफ, इस प्रकार की और कई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंतर्गत समावेशित कर सकते थे। ये हो गई आपकी एक चीज़, भारत सरकार की नीतियाँ एवं योजनाएं। फिर इसके बाद ये सारे पॉइंट्स हम शामिल कर सकते थे। फिर लास्ट में हम कुछ चुनौतियाँ लिख सकते थे कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किस प्रकार की हमको चुनौती देखने को मिलती है। चुनौती जैसे अतिक्रमण हो गए, इंक्रोचमेंट वगैरह। फिर हम इसके अंतर्गत अवैध शिकार या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटन, जो अति पर्यटन की जो भूमिका हो रही है, उन चीज़ों के बारे में लिख सकते थे। इस प्रकार की और कई चीज़ें हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते थे चुनौतियों में। फिर उसी के बाद हम इनके बारे में समाधान शामिल कर सकते थे। और लास्ट में यदि देखें चुनौतियों के बारे में, हम यदि देखें आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, वित्तीय सहायता, वेटलैंड्स, फिर ये सारे नियम लाए गए हैं किनके लिए, भारत सरकार की नीति योजनाओं के तहत मिशन लाइफ शुरू किया गया है, स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी बनाई गई है। ये सारे पॉइंट्स हम शामिल कर सकते थे भारत सरकार की नीतियों के तहत। फिर कुछ चुनौतियां समाधान लिख करके हम आखिरी में निष्कर्ष इसके बारे में दे सकते थे कि भारत में लगातार आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जा रहा है। इसी तौर पर, इसी दिशा में रामसर स्थल लगातार भारत में चिन्हांकित किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 91 तक पहुंच चुकी है, जो भारत के आप कह सकते हैं सफलतम प्रयास को दर्शाता है, भारत के सफल प्रयास को दर्शाता है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। इस प्रकार से हम कुछ इसमें भूमिका वगैरह बांध करके थोड़ी बहुत निष्कर्ष यहाँ पर हम बता सकते थे कंक्लूजन के रूप में। ये हो जाती है हमारी इसके बारे में ऐसे। फिर अगले ऐसे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऐसे था उसकी तरफ यदि हम बढ़े तो वह था हमारा वैश्विक ऊष्मीकरण एवं धारणीय विकास के बारे में। वैश्विक ऊष्मीकरण एवं धारणीय विकास के बारे में। फिर हम अगले ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। यह ऐसे मुख्यतः था भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण। यहाँ पर हमारा हेडिंग थोड़ा गलत हो गया है। यह था हमारा भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो सबसे आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग ऐसे हमको दिया गया था। भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में हम देखें तो शुरुआत हम कहाँ से कर सकते थे। बेसिक टर्म हमारा यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति। तो भारत विविधताओं, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर हर आप कह सकते हैं 4 से 5 किलोमीटर में यदि हम आगे जाएं तो संस्कृति परिवर्तित हो जाती है। विभिन्न धार्मिक संस्कृतियाँ भी हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार से हम लेते हुए आगे चल सकते थे। फिर इन फ्यूचर यदि हम देखें अभी के समय पर क्या हो रहा है, ये संस्कृति जो है, ये संस्कृतियाँ वैश्वीकरण से प्रभावित होकर के पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के दूषित होती चली जा रही है। इस प्रकार से हम इसमें भूमिका बांधना वगैरह कर सकते थे। प्रस्तावना के बारे में हम आगे बढ़ सकते थे। तो भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण अभी के समय पर आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में ही बहुत ज़्यादा ऐसी हमने गतिविधियां देखी है। कई ऐसे वीडियो रील्स वगैरह वायरल हुए हैं धार्मिक क्षेत्रों पर। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व गाड़ियों पर जा रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हुए। ये सारी बातें वीडियोस में वायरल हो रही हैं। फिर कई जगहों पर आप देखें जो बूढ़े माता पिता हैं उन पर बच्चे हाथ उठा रहे हैं। इस प्रकार की कई रील्स वगैरह वायरल हुई थी, जो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल कतई नहीं दर्शाती। हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। इनको लेकर के यह शायद संभवतः निबंध लेखन के लिए आपको दिया गया था। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया प्रस्तावना हम किस प्रकार से बांध सकते थे। प्रस्तावना हमको ऐसे ही लिखना होता है, हमने एक बेसिक टर्म चुनना होता है, उसे लेकर के फिर हमको निबंध से लिंक करना होता है। फिर यदि हम इसके आगे और देखें सांस्कृतिक प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते थे। सांस्कृतिक प्रदूषण क्या होते हैं, हमारे बाहरी वैचारिक गतिविधियाँ, बाहरी विचार या फिर गतिविधियाँ जो संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति है उसको दूषित करने का या उसको नकारात्मक रूप से परिवर्तित करने की जो कोशिश करती है, जो नकारात्मक रूप से जो परिवर्तित करती है, उन्हें हम कहते हैं सांस्कृतिक प्रदूषण। इस प्रकार से हमको पहले यहाँ पर सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में डिफाइन करना था। थोड़े बहुत हम सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में बता सकते थे, इनके उदाहरण वगैरह कुछ दे सकते थे। इसके बारे में हम डिस्कशन करके ये यहाँ पर एक चीज़ गलत आ गई है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण हमको कैसे दिख रहा है, इन चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना था कि भारत में हमारे सांस्कृतिक प्रदूषण किस प्रकार से दिख रहे हैं। तो भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण किस प्रकार से दिख रहे हैं ये हम देखते हैं। भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण कैसे दिख रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही दिख रही है कि त्योहारों का हमारे लगातार व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है। हम त्यौहार
अपने धार्मिक रूप में अपने इष्ट की पूजा करके संतुष्टि पाने में, या फिर उनके समक्ष बैठने में, या फिर पारिवारिक रूप से एक साथ बैठने में, एक साथ त्यौहार मनाने में, यह हमारे लिए महत्व है। हमारे लिए त्यौहार का यही महत्व है कि हम पूरे परिवारजन मिलकर के अपने इष्ट की पूजा करें, साथ में बैठ करके भोजन करें, साथ में बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि पूरे साल भर में ऐसी आप कह सकते हैं त्यौहार बहुत ही सीमित मात्रा में है, एक या दो इस टाइप की। तो यह हमारे लिए त्यौहार इस महत्व का था। परंतु अब उन त्योहारों का लगातार व्यवसायीकरण होता जा रहा है। आप लोग को सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मालूम होगा धनतेरस का। ठीक, अभी धनतेरस में क्या होते जा रहे हैं, लगातार एक कुछ नई चीज खरीदना फैशन ही बन गया। जो नई चीज नहीं खरीदे उसके बारे में फिर थोड़े आप कह सकते हैं उनके मन में भी भ्रांति बनी रहती है कि यार हमने कुछ लिया नहीं। यह सारी क्या है, सांस्कृतिक प्रदूषण ही है, असभ्यता का प्रसार। इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं। लगातार ऐसे रील्स वगैरह वायरल हो रहे थे, आपको पता होगा कुछ समय पहले समय रहने वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इस प्रकार के सभ्यताओं का प्रयास, अश्लील रील वगैरह आ रहे हैं। पारिवारिक एकता का टूटना, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। इसलिए आप देखेंगे इस प्रकार की डिप्रेशन वगैरह की घटना भी लगातार बढ़ रही है। डोमेस्टिक वायलेंस भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यदि दोनों वर्किंग में हैं, दोनों को अपने ऑफिस के फ्रस्ट्रेशन वगैरह हैं, तो कभी बच्चों पर उतर जा रहे हैं, कभी आपस में ही लड़ जा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो कि भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शाती है। फिर आगे हम और जाए, सांप्रदायिक तनाव। भारत जो है वह सर्वधर्म समभाव के प्रिंसिपल पर चलता है। भारत का सिद्धांत सर्वधर्म समभाव है। सांप्रदायिक तनाव के रूप में हमको जो देखने को मिल रहा है भारतीय संस्कृति नहीं है, कतई नहीं। फिर हम आगे और जाएं, सांस्कृतिक धरोहरों की उपेक्षा। कितने ही देवालय, कितने ही हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए, उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं। ठीक, और उन पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो चुका है, ये भी हम देख सकते हैं। कई असामाजिक वहाँ पर अपशिष्ट वगैरह मिलते हैं। ठीक, फिर हम आगे और जाए, पाश्चात्य जीवन शैली इस प्रकार में भी हमको देखने को मिलती है। आजकल यहाँ पर आप अपने आसपास भी देखें, पाश्चात्य जीवन शैली को अपना लिया गया है। देर तक सो रहे हैं, 10-11 बजे तक हमारे यहाँ सोया जा रहा है, रात देर तक जग रहे हैं। पब कल्चर आ गई, पार्टी कल्चर आ गई है। ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति नहीं, ये पूरी पाश्चात्यकरण भारतीय संस्कृति का हो रहा है। इस संदर्भ में हम इसको दर्शा सकते थे। इसके आगे यदि हम और बढ़े, इसके आगे हम अभी और बढ़ते हैं, सांस्कृतिक प्रदूषण के हम कारण यहाँ पर बता सकते हैं। कारण के बाद हम इसके कुछ प्रभाव भी बता सकते हैं कि इनके कारण क्या है, इनके प्रभाव किस प्रकार से पड़े हैं। या देखिए, इनके कारण मुख्यतः वैश्वीकरण, जो लगातार वैश्वीकरण हो रहा है। पहले आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, अब वहाँ पर जाना आना, उनसे बात करना, उनके साथ घुलना मिलना बहुत ही सहज हो गया है। तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होगी, और ये वैश्वीकरण की भूमिका आप कह सकते हैं। फिर मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से वहाँ के कंटेंट हमको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो ये भी हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। आज के समय में उपभोक्तावाद चरम पर है। फिर आधुनिक जीवन शैली बन चुकी है, देर तक खाना, विभिन्न प्रकार के वहाँ के फूड आइटम्स भी आ गए हैं, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। फिर आगे और देखें, सामाजिक एकता में लगातार गिरावट आती चली जा रही है। आपस में ही लोग चूँकि सांप्रदायिक तनाव बन रहे हैं, सामाजिक एकता में गिरावट आ रही है, यह भी भारतीय संस्कृति में प्रदूषण का कारण बन सकता है। नैतिक मूल्यों का क्षरण, चूँकि अब जॉइंट फैमिलीज रहे नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, उसमें भी पेरेंट्स वर्किंग में हैं, तो सांस्कृतिक शिक्षा इनको कौन दे, नैतिक मूल्यों की शिक्षा इनको कौन दे, इसलिए नैतिक मूल्यों का क्षरण भी लगातार होता चला जा रहा है। फिर यदि हम और देखें, सांस्कृतिक विरासत का हमारा ह्रास होता चला जा रहा है। सांस्कृतिक विरासतों के बारे में यहाँ पर कोई शिक्षित करने वाला नहीं। स्कूल में भी आप यह देख सकते हैं, सांस्कृतिक शिक्षा जो है वो हाशिए पर पड़ी हुई है, उन पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इन सब को लेकर के हम कारण के रूप में बता सकते थे। फिर इनके कुछ प्रभाव भी हम आसपास जो देख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बता करके इनसे बचाव के उपाय के बारे में डिस्कशन कर सकते थे। जैसे सांस्कृतिक शिक्षा उपाय, बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, स्कूल एजुकेशन में जो बच्चे हैं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी का जनरेशन जो बिगड़ गया वह तो ठीक है, हमारा जो आगे आने वाला जनरेशन है, हमको उनको मुख्यतः तैयार करना है। तो स्कूल लेवल से ही और बेसिकली प्राइमरी लेवल से ही हमको ये सांस्कृतिक शिक्षा के रूप में एक सब्जेक्ट हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो सब्जेक्ट करंटली रनिंग है उन्हीं में हम सांस्कृतिक शिक्षा वगैरह का समावेशन कर सकते हैं। फिर यदि हम और जाए, परंपराओं का संरक्षण, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे हम नदियों को पूजते हैं, हमारी प्रकृति को पूजते हैं, आजकल यदि वैसा कोई करे तो उन्हें बैकवर्ड माना जाता है, तुम रूढ़िवादी हो, इस प्रकार की संज्ञा उन्हें दी जाती है। तो यह हमारी रूढ़िवादिता की परिचायक नहीं है, यह जो परिचय देती है
कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है। जो जो चीज़ हमें जिंदा रखी हुई है हम उनको देवताओं की तरह पूजते हैं, यह भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही परंपराओं का संरक्षण, फिर सांस्कृतिक संवाद, ऐसा संवाद जिसमें बच्चे भी शामिल हों और बुजुर्ग भी शामिल हों, अपने अनुभव वो शामिल करें जिनसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और साथ में युवा वर्ग भी सीखेगा। ऐसी कुछ सांस्कृतिक संवाद वगैरह का गाँवों में आयोजन भी किया जा सकता है। साथ में ऐसे प्रोग्राम बना करके टेलीकास्ट भी किए जा सकते हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। फिर कुछ सरकार द्वारा संरक्षण योजनाएं लाई जा सकती है। इस प्रकार से हम बचाव के उपाय वगैरह यहाँ पर दर्शा सकते थे। फिर यदि हम और आगे जाएं तो इन बचाव ये सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ विद्यमान हैं, किस प्रकार से उनके हम समाधान देख सकते हैं, इनके बारे में चर्चा हम कर सकते थे। चुनौतियाँ यही होंगी कि आर्थिक चुनौती वगैरह होगी कि ऐसी योजनाएं लानी है, ऐसी संवाद वगैरह करनी है, ऐसे नए पाठ्यक्रम बनाने हैं, उसमें हमको आर्थिक रूप से संसाधन उपलब्ध कराना होगा और कई प्रकार के नए संसाधन बनाने होंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे। फिर सांस्कृतिक शिक्षा समावेशन, चूँकि अभी हम देख रहे हैं भाषाई विवाद ही बढ़ता चला जा रहा है। यदि हमको नेशनल लेवल सांस्कृतिक संरक्षण दे रहा है तो सभी प्रकार के संस्कृतियों को हमको समावेशित करके, नहीं तो पैरोकियल हमारी जो कंसिड्रेशन है पॉलिटिकल वह सामने हमारी आ सकती है, उनको हमको कैसे टैकल करना है, इन सब के बारे में हम चुनौती लिख करके, उनके बारे में समाधान लिख करके आखिरी में हम निष्कर्ष रूप में, समग्र रूप में इस ऐसे को पूर्णता प्रदान कर सकते थे। तो ये हो जाते हैं हमारी भारतीय सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में। फिर यदि हम आगे और चलें तो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड एक और ऐसे आया हुआ था, वैश्विक उष्मीकरण एवं धारणीय विकास। मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग एवं धारणीय विकास, जो लगातार ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, लगातार कार्बन उत्सर्जन के कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर के यह ऐसे मुख्यतः टारगेटेड था। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य रखा है 2070 का। अब उस दिशा में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए भी संभवतः यह निबंध लेखन के लिए आपको दिया गया होगा। खैर, हम अपनी संभावनाएं तो लगा सकते हैं। अब यह यदि ऐसे आ ही गया तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं किस प्रकार से इसकी रूपरेखा हो सकती थी। पहले तो हम देख सकते हैं प्रस्तावना, इसके बारे में हम प्रस्तावना लिख सकते थे। इसमें भी प्रस्तावना हम कैसे लिख सकते थे, इसमें बेसिक टर्म है हमारा विकास। विकास को लेकर के हम चलेंगे। विकास आज के समय में बहुत आवश्यक है, किसी भी संसाधन पूर्ण राष्ट्र के लिए विकास बहुत आवश्यक है, परंतु अब हम इसको विकास को ही जोड़ेंगे इन ग्लोबल वार्मिंग से या हमारे ग्रीन हाउस गैसेस से। किस प्रकार से विकास, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास की एक होड़ सी लग गई थी, जिसके कारण औद्योगिकीकरण विभिन्न देशों द्वारा किया जाने लगा, पश्चिमी देशों द्वारा, जिसका सबसे आप कह सकते हैं भयावह परिणाम निकल करके आया मनमाने ढंग से कार्बन उत्सर्जन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और इसके कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण है, इनकी सांद्रता बढ़ जाने के कारण है, हरित गृह गैसों की सांद्रता बढ़ जाने के कारण ही हमको ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में दिख रहा है। इस प्रकार से हम भूमिका बनाते हुए आगे चल सकते थे, क्योंकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। वह कहाँ से उत्सर्जित हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा मुख्यतः किया गया था 1950 के बाद, और 1980-90 के आसपास इनके परिणाम देश सामने दिखने लगे थे। इसीलिए यदि आपको याद होगा तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, उसके 20 साल बाद 1992 में रियो अर्थ समिट हमारी हुई थी, जिसके अंतर्गत इन्हीं सब बातों में चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार से हम भूमिका बनाते हुए आगे बढ़ सकते थे। फिर यदि हम आगे और जाएं तो हम वैश्विक उष्मीकरण को डिफाइन कर सकते थे। धारणीय विकास क्या है, इनके बारे में हम बता सकते थे। धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास ऐसा विकास का ऐसा कंसेप्ट है, विकास की ऐसी अवधारणा है जो आप कह सकते हैं आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ता है। ये होती है धारणीय विकास। हम फ्यूचर भी देख रहे हैं और हमारी प्रेजेंट नीड भी हम फुलफिल कर रहे हैं। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। तो इनकी आप अवधारणा बता सकते थे। वैश्विक उष्मीकरण तो हमने अभी पहले ही डिस्कशन कर लिया। फिर यदि हम इसमें और आगे जा सकते थे, वैश्विक उष्मीकरण के प्रमुख प्रभाव हम बता सकते थे कि ग्लोबल वार्मिंग के हमारे क्या क्या इफेक्ट अभी देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा तो हम जलवायु परिवर्तन देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन है, इसके प्रभाव हम क्या क्या देख सकते हैं। एक तो है जलवायु परिवर्तन लगातार होता चला जा रहा है, कहीं पर अत्यधिक बाढ़ तो कहीं पर अत्यधिक सूखा। फिर यदि हम देखें हिमनदों का पिघलना, ग्लेशियर वगैरह लगातार पिघलते चले जा रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे क्या होगा, समुद्र स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा, समुद्री स्तर में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी, समुद्री स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो क्या होगा, लगातार तूफान आते चले जाएंगे, तूफानों की आवृत्ति भी बढ़ेगी और तूफानों की गति भी बढ़ेगी। अब ये सब होंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र
इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पारिस्थितिकी संतुलन वगैरह बिगड़ सकता है। इस प्रकार से ये सारे प्रभाव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये सारे प्रभाव हम इसके अंतर्गत थोड़े बहुत डिस्कशन कर सकते थे वन लाइनर में। इसके बाद यदि हम जाए, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक धारणीय विकास भी है इसी से जुड़ा हुआ, तो हम इसमें आगे और कैसे बढ़ सकते थे। इसमें हमको बताना था वैश्विक उष्मीकरण से निपटने में धारणीय विकास की क्या भूमिका है, यानी वैश्विक उष्मीकरण जो हमारे सामने चुनौती बनकर आ गया है, उसके समाधान के रूप में हम धारणीय विकास को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें इस्तेमाल कर सकते थे। धारणीय विकास मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके चलता है। किसी भी विकास के लिए हमको ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम ऊर्जा दक्षता वाली चीज़ें अपनाएं और नवीनीकृत ऊर्जा अपनाएं, रिन्यूएबल एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो। जैसे आजकल ट्यूबलाइट्स वगैरह की जगह हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इस प्रकार के कुछ हम उपाय अपनाएं। ग्रीन बिल्डिंग वगैरह बनाएं जिसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, जिसमें सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, प्रॉपर एयरेशन हो जिससे हमको एसी वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट अपनाना। फिर सतत कृषि अपनाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें जैविक खाद वगैरह यूज़ हो, हमारे पारंपरिक जैविक खाद यूज़ हो, हम सिंचाई थोड़े उन्नत तरीके से कर पाएँ, ड्रिप सिंचाई वगैरह का हम यूज़ करें ताकि हमारे जल संरक्षण अधिक से अधिक हो। इन सारी चीज़ों को अपनाना, जैविक खेती अपनाना, वनारोपण करना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, वनारोपण को बढ़ावा देना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, उन पर बैन लगाना है, क्योंकि इनके ये सब करने पर क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस गैस वगैरह उत्सर्जित होते हैं, कार्बन वगैरह उत्सर्जित होंगे। जीवाश्म ईंधनों को नियंत्रित रूप में उपयोग करना, फिर जल प्रबंधन करना, सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित करना, जन जागरूकता लाना। इन सबको लेकर के हम धारणीय विकास की भूमिका सुनिश्चित कर सकते थे। इन बिंदुओं के अंतर्गत हमारा यह निश्चित हो जाता कि धारणीय विकास हमको वैश्विक उष्मीकरण की चुनौती से निपटने के लिए बहुत बड़ा समाधान बन करके हमारे सामने आया है। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख करके हम इसमें आगे बढ़ सकते थे। फिर यदि हम आगे और देखें तो भारत में इस संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम बता सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इसके अंतर्गत क्या किए जा रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट हम लिख सकते थे। भारत के प्रयास में हमने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है वह भी धारणीय विकास को लेकर के है। भारत ने नेट जीरो कार्बन जो लक्ष्य डिसाइड किया 2070 तक का, 2050 तक का हमने टारगेट रखा है। कार्बन उत्सर्जन 50% तक कम कर देंगे। फिर हमारी जितनी भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। 500 गीगावाट हमने टारगेट करके रखा है 2030 तक का। ये सारे हम भारत के प्रयास के अंतर्गत बता सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में हम विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बता सकते थे। इंटरनेशनल आपके क्योटो प्रोटोकॉल है और इस प्रकार के पेरिस क्लाइमेट समिट है जो अभी हाल में ही हमने भारत में पंचामृत लक्ष्य जो डिसाइड किया ग्लासगो समिट के अंतर्गत, उन चीज़ों को हम यहाँ पर बता सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं। समाज नागरिकों की भूमिका, इनमें जन जागरूकता आ रही है। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स की आप कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ी है। फिर कई ऐसे योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत सब्सिडी लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जैसे पीएम सूर्य घर योजना है, पीएम कुसुम योजना है। इस प्रकार की योजना के अंतर्गत लोगों की भागीदारी बढ़ी है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम भारत जो है धारणीय विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जैसा भारत बढ़ रहा है वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर हम आगे बढ़ सकते हैं और धारणीय विकास हमको एक समाधान के रूप में वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव से निकाल सकता है बाहर। ऐसी चीज़ें हम इसके अंतर्गत लिख सकते थे। फिर यदि हम आगे और देखें चुनौतियां समाधान इसके क्षेत्र में लिख करके हम प्रॉपर निष्कर्ष लिख करके आगे बढ़ सकते थे। चुनौतियां में हम यही लिख सकते हैं कि हमारे सामने तकनीकी सीमितता है, तकनीकी रूप से सीमित हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वित्तीय संसाधनों की कमी है। ऐसी चीज़ें कुछ हम चुनौतियों के बारे में लिख सकते थे, ठीक। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में इसको लिख करके संपूर्णता प्रदान कर सकते थे। क्योंकि वैश्विक उष्मीकरण आज वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है, परंतु हमने भी धारणीय विकास को अपना करके इन चीज़ों को अपना करके हम वैश्विक उष्मीकरण का समाधान खोजने में सफल रहे हैं और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ चीज़ें लिख करके हम निष्कर्ष लिख करके ऐसे को हम संपूर्णता प्रदान यहाँ पर कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते थे। अब इसकी जितने भी हमने 4 ऐसे डिस्कशन किए ये हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए। अब हम अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ स्तर के हमारे जितने ऐसे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे छत्तीसगढ़ के ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए सबसे पहला ऐसे यदि हम देखें छत्तीसगढ़ बजट 2025 गति ज्ञान से गति की ओर, यह ऐसे भी एज इट इज़ हमारे किताब से
आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में गाइडेंस होगा। सेम टाइटल से ही हमने थोड़ा बहुत इसमें टाइटल आप कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन है। हमने लिखा था ज्ञान से गति की अवधारणा या गति की अवधारणा, इस प्रकार का हमारा टाइटल था। लगभग आप कह सकते हैं सिमिलर कंसेप्ट पर ही बेस्ड या ऐसे था। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते थे, इसमें भी या तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान रहा होगा एस्पिरेंट्स के लिए, ज्ञान से गति की ओर। इसमें हम पहले छत्तीसगढ़ बजट, पहले छत्तीसगढ़ के बारे में हम थोड़ा बता सकते हैं, फिर छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में जोड़ करके फिर हम इसे वर्तमान के बजट से जोड़ सकते थे। छत्तीसगढ़ विविधताओं वाला प्रदेश है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल में ही 25 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। विकसित भारत में अपनी सशक्त भूमिका निभाने वाला है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ तेजी गति से आप कह सकते हैं विकसित होना आवश्यक है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ बजट 2025 एक सुदृढ़ कदम के रूप में हमें हमारे सामने दिखा है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें लिख करके हम इसमें प्रस्तावना में आगे बढ़ सकते थे। तो इसमें हमको वही है, बेसिक चीज़ हमको पहले पकड़नी होती है। पहले हमने छत्तीसगढ़ पकड़ा, फिर उसके बाद उनके विकास को लेकर के छत्तीसगढ़ बजट, और फिर उसके बाद हम ज्ञान से गति की ओर बढ़ते हुए इस प्रस्तावना को पूर्ण रूप दे सकते थे। फिर यदि हम इसके आगे चलें तो इसके आगे हम बता सकते हैं कि इनके अंतर्गत नवोन्मेषी पहल क्या क्या किए गए हैं। आपको मालूम होगा कि यह क्या है, हस्तलिखित बजट है। वित्त मंत्री ने खुद हाथों से लिखा है। पिछला बजट जो था वो पेपरलेस था, डिजिटल। इस बार पूरी तरीके से हस्तलिखित, वेरी कंफ्यूजिंग। डिजिटलीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खैर यह अपना सरकार का मुद्दा। हम बढ़ते हैं इसी की तरफ कि नवोन्मेषी पहल। पहला तो यह हस्तलिखित बजट है, फिर इसमें मेट्रो रेल वगैरह की कंसेप्ट हमने डिफाइन की है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट लिख सकते थे, जैसे सबसे बड़ा बजट है अभी तक का 24 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बजट। फिर उसके बाद हम कह सकते थे कि यह हस्तलिखित बजट है। फिर इसके अंतर्गत मेट्रो लाइन स्थापना के लिए बात की गई है। इस प्रकार के कुछ नए नए जो आकर्षक बिंदु है हम इसके अंतर्गत लिख सकते थे। फिर यदि हम और आगे बढ़ें तो ज्ञान से गति की ओर हम ऐसे कुछ डायग्राम्स वगैरह बना करके बता सकते थे, ज्ञान के अंदर क्या कंसेप्ट था, फिर उससे हम आगे गति की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हम कुछ डायग्राम मेकिंग यहाँ पर कर सकते थे। ये हो जाती है हमारी गति। G स्टैंड्स फॉर गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। इस प्रकार के कुछ हम यहाँ पर डायग्राम मेकिंग कर सकते थे, और ज्ञान से गति की ओर हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर समावेशित कर सकते थे। फिर इसमें हम यदि आगे जाएं, बजट का गति मॉडल, इसमें हमको थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी थी कि किस प्रकार से ज्ञान गति मॉडल हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान विभिन्न किए गए हैं। जैसे हमारे शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार के हैं, या फिर शुरुआत आप इससे कर सकते थे कि 1,65,000 करोड़ का हमारा बजट है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय कितना है, इसके अंतर्गत राजस्व हमारे आर्थिक योग कितने हैं, इन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते थे। फिर आगे हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान क्या है, इसको लेकर के हम गति मॉडल में ही आगे बढ़ सकते थे। गुड गवर्नेंस, यानी हमारे गवर्नेंस, शासन प्रशासन की दिशा में जो भी नई योजनाएं लाई गई हैं, जो भी विभाग हैं उनको कितना आवंटन किया गया है। फिर एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना के क्षेत्र में जो विभिन्न विभाग हैं इनको लेकर के कैसे प्रावधान किए गए हैं, विभिन्न योजनाएं क्या लाई गई है। वैसा ही टेक्नोलॉजी और साथ में इनोवेशन को लेकर के हम आगे बढ़ सकते थे। इस प्रकार से हम ज्ञान से गति का मूल्यांकन या ज्ञान से गति की अवधारणा के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते थे। कई इस प्रकार के आपके कह सकते हैं गुड गवर्नेंस के अंतर्गत या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंतर्गत कई ऐसी नई योजनाओं का भी इसमें प्रावधान है, और कई ऐसे विभागों को भी आप कह सकते हैं कि जितने भी बजट यहाँ पर प्रावधानित थे वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। और यदि हम आगे जाएं, ये देखिए गुड गवर्नेंस, ये वही बात है जो हमने देखी है अभी। फिर यदि हम और आगे जाएं, गति मॉडल का महत्व क्या है या किस प्रकार से अब योगदान देगा छत्तीसगढ़ के विकास में, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन में सहायक, शिक्षा व्यवस्था सुधार, कानून प्रवर्तन में शक्ति, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। किस प्रकार से ग्रामीण विकास में ये सहायक होगा, किस प्रकार से शिक्षा सुधार में हमारे लिए सहायक होगा, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते थे। फिर यदि हम आगे और जाएं तो इनके क्रियान्वयन में हमारे सामने क्या चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में हम लिख सकते थे कि छत्तीसगढ़ के ऋण भार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। योजनाएं वगैरह हम बना तो रहे हैं, परंतु इनका धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर इनका इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं है, जैसा रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वैसे हमारे समक्ष नहीं आ रहे। इन चीज़ों को लेकर के हम चुनौतियाँ लिख सकते थे। फिर उसके बारे में कुछ समाधान लिखते हुए
इन चीज़ों के बारे में मेंशन कर सकते थे कि ये चीज़ें हैं आपकी गति मॉडल के महत्व के बारे में। ये हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कौशल विकास, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, इन क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर चुनौतियां समाधान लिखते हुए लास्ट में निष्कर्ष लिख करके इस एसे को संपूर्णता एक प्रदान कर सकते थे कि छत्तीसगढ़ का यह बजट सबसे बड़ा बजट है, 1,65,000 करोड़ का बजट है। यह छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की दिशा में एक उठाया गया सशक्त कदम है, जो विकसित भारत 2047 में अपनी गिलहरी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। इस प्रकार से कुछ हम लाइन यहाँ पर लिख सकते थे। इस प्रकार से हम निष्कर्ष लिख करके इस एसे को संपूर्णता प्रदान कर सकते थे। इससे आगे यदि हम और जाएं तो बस्तर दशहरा पर एसे आया था। यह सबसे मुझे लगता है कि बहुत ही इजी एसे एस्पिरेंट्स के लिए रहा होगा। बस्तर दशहरा आर्ट एंड कल्चर में सभी पढ़ते हैं, सभी को मालूम होता है बस्तर दशहरा के बारे में, तो इसके बारे में एसे लिखना था। यहाँ पर हम प्रस्तावना दे सकते थे। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, चूँकि बस्तर दशहरा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यहाँ पर भी हम छत्तीसगढ़ से ही शुरू करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आते, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जोड़ते चलते हैं हम बस्तर से। चूँकि छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, उत्तर मध्य दक्षिण छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक परिविधता हमको देखने को मिलती है। फिर हम धीरे से पहुँचते बस्तर की संस्कृति में कि बस्तर की संस्कृति विविध रूप से संपूर्ण रूप से हमको भिन्नता दिखाई देती है। इसके अंतर्गत हम बस्तर दशहरा की ओर चलते कि बस्तर दशहरा क्या है भाई। बस्तर दशहरा हमारा आप कह सकते हैं बस्तर की संस्कृति या फिर हमारी दक्षिण छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान देता है। यह वैश्विक तौर पर ही नहीं, केवल भारतीय तौर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही यह फेमस है। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते थे प्रस्तावना के बारे में। फिर यदि हम इससे आगे बढ़ें तो इसके ऐतिहासिक परिचय हम बता सकते थे। ऐतिहासिक परिचय इसके बारे में क्या है, यही कि यह 600 वर्ष पुरानी परंपरा है। राजा पुरुषोत्तम देव के समय से शुरू हुई है, जिन्होंने उड़ीसा की यात्रा की थी। फिर उनको रथपति की उपाधि दी गई, 16 पहिए वाले रथ दिए गए, वह बस्तर क्षेत्र में आए, तब से यह बस्तर दशहरा का आयोजन किया जा सकता है। इन सभी बातों के बारे में हम मेंशन कर सकते थे। फिर यदि हम आगे और जाएं, बस्तर दशहरा की विशिष्टताएं हम यहाँ पर बता सकते थे। क्या विशेषताएं होते हैं, एक तो यह 75 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। फिर इसमें रावण वध नहीं किया जाता। यह देवी दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी को समर्पित एक महोत्सव है। यहाँ पर माँ दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। इसमें विभिन्न जनजातियों की भूमिका होती है। कोई जनजाति वर्ग जो है वह इनके लिए रथ तैयार करता है, कोई जनजाति वर्ग इनकी रस्सी बनाता है, कोई जनजाति वर्ग इन रथ को खींचता है। विभिन्न जनजाति वर्ग अपने कह सकते हैं कि नृत्य जो उनके मुख्य नृत्य होते हैं वह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सभी जनजातियों की यहाँ पर भूमिका होती है। इस प्रकार से हम अलग अलग डायमेंशन देते हुए थोड़ी इनकी विशेषता बता सकते थे। फिर इसका आता है मेन बॉडी, मुख्य रूप, जो हम त्यौहार का स्वरूप एवं प्रमुख अनुष्ठान इसके अंतर्गत बताने वाले थे। क्या क्या इनके अंतर्गत अनुष्ठान होते हैं, पाठ यात्रा, इनके हम विभिन्न आप वो कह सकते हैं किस प्रकार से चरणबद्ध रूप से यह महोत्सव मनाया जाता है। पाठ यात्रा से शुरुआत होगा, फिर काछीन गादी, जिसमें एक मृगान जाति की कन्या पर देवी आती है, उन्हें कांटों की गद्दी पर सुलाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिख सकते थे, काछीन गादी। फिर कलश स्थापना, जोगी उठाई, रथ परिक्रमा, निशा यात्रा, जोगी उठाई, फिर भीतर रहनी बाहर रहनी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। ये सारी चीज़ें तो आपने मुझे लगता है बहुत ही अच्छे खासे डिटेल में ही लिखी होगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मेंस दिला रहा होगा उसको ये चीज़ ऑलरेडी मालूम ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते थे इसके बारे में। फिर यदि हम इसके बारे में और जाएं, इनका क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ता है, क्षेत्रीय प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं किस प्रकार से क्षेत्रीय प्रभाव है। एक तो यह पर्यटन महोत्सव, सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव, यह विविधता में एकता वाली सभी जनजाति एक साथ यहाँ पर आकर के मिल करके मनाते हैं। फिर स्थानीय हस्तशिल्प, यहाँ पर हाट बाजार लग सकते हैं, रोजगार यहाँ से उपलब्ध होता है। ऐसे हाट बाजार लग रहे हैं, कुछ खरीदने वाले आएंगे, कुछ बेचने वाले आएंगे, बाहर से भी लोग आते हैं। इनके हस्तशिल्प वगैरह दूसरे देशों में भी जाएंगे, दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, इनकी डिमांड और बढ़ेगी, यानी यहाँ पर उत्पादकता बढ़ेगी, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक आप कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेगी, सरकार को भी आय मूलक आप कह सकते हैं कि सरकार की भी राजस्व वगैरह में वृद्धि हो सकती है। फिर यह छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक इससे ब्रांडिंग होती है, हमारी संस्कृति की पहचान इससे बनती है। बस्तर दशहरा चूँकि 75 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है, यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बहुत वृहद रूप में होती हैं और ये अनूठा ही, चूँकि दशहरा में आप देखिए पूरे भारत में देखें हम रावण वध किया जा रहा है, यह उससे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर माँ दंतेश्वरी की पूजा की जा रही है, रथ यात्रा निकाली जा रही है, मुरिया दरबार का आयोजन हो रहा है, कई प्रकार के विविध आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं।
तो यह अपनी एक अलग पहचान, एक अलग छाप छोड़ता है। तो यह इनके क्षेत्रीय प्रभाव के रूप में हम लिख सकते थे। फिर आज के समय में इसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, यह हम बता सकते थे। इनका व्यवसायीकरण अधिक हो रहा है, वित्तीय संसाधनों की कमी होती जा रही है, युवा अपने पारंपरिक संस्कृति से दूर हटता चला जा रहा है। इन सबको हम चुनौती के रूप में पेश कर सकते थे। फिर इनके समाधान ये लिखते हुए हम लास्ट में निष्कर्ष यहाँ पर लिख करके इस ऐसे को संपूर्णता प्रदान कर सकते थे कि हाँ, हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, परंतु बस्तर दशहरा हमें एक सांस्कृतिक पहचान देता है। इतनी आसानी से यह आप कह सकते हैं कि मिटने वाली नहीं है यह पहचान, ना ही यह परंपरा इतनी आसानी से जाने वाली है। इस प्रकार से कुछ ऐसे 2-4 हम पॉइंट लिखते हुए निष्कर्ष लिख करके इस ऐसे को संपूर्णता प्रदान कर सकते थे। यह हो जाती है हमारी बस्तर दशहरा की बात। फिर यदि हम आगे जाएं और जैविक खेती, छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की क्या संभावनाएं हैं एवं इनके विकास के क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बारे में हमको यहाँ पर ऐसे दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की संभावनाएं एवं विकास। यह भी बिल्कुल प्रॉपर हमारे बुक में दिया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जैविक खेती किस प्रकार से की जा सकती है, इनकी संभावनाएं क्या है, हमारे सामने इसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं, इन सब बातों के बारे में हमने अपनी बुक में डिस्कशन किया था। खैर, इसमें हम आगे देखते हैं प्रस्तावना। यहाँ पर भी हम छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की संभावना की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक टर्म यदि चुनना चाहें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं, यहाँ पर हम चुनेंगे खेती को, कृषि। हम पहले कृषि के बारे में बताएंगे। भारत अभी एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ से हम शुरू करेंगे कि कृषि की हमारे भारत देश में क्या महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग आप समझ लो कि हम सब जो भी हैं, एक तरीके से यदि हम पीढ़ियाँ दर पीढ़ी ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाते चले जाएं, तो किसान के ही, किसी न किसी किसान के ही हम वंशज निकलेंगे। इन सारी बातों को हम यहाँ पर कह सकते हैं कृषि के बारे में। फिर उसे भारत देश से जोड़ते हुए फिर हम छत्तीसगढ़ से लाते हुए आज के समय में खेती की क्या परिदृश्य है, यह थोड़े बहुत बताते हुए फिर हम इसे जैविक खेती से जोड़ते, और फिर छत्तीसगढ़ में जैविक खेती किस प्रकार से संभावनाएं मौजूद है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से हम इसमें प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, मेकिंग वगैरह कर सकते थे। फिर यदि हम आगे और जाएं, जैविक खेती क्या है, यह हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैविक खेती क्या है, जिनमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं हो रहा, प्राकृतिक रूप से बनाए खाद, प्राकृतिक रूप से बनाए उर्वरक को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उर्वरक वगैरह को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के हम जैविक खेती के बारे में बता सकते थे कि यह होती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हम आगे और जाएं, राज्य में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है, ये हम यहाँ पर दर्शा सकते थे। यदि हम वर्तमान स्थिति के बारे में जाएं तो लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती हेतु आज के समय पर पंजीकृत है। यह लगभग आपका डेटा, शायद ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, आप वहाँ पर भी जाकर के इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर एफपीओस की आजकल भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। संवर्धन समिति ऐसी बनी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। मुझे लगता है आजकल हर घर में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक को लेकर के एक कंपटीशन मचा ही है। कोई ऑर्गेनिक राइस लाना चाह रहा है, कोई ऑर्गेनिक गुड़ लाना चाह रहा है, इस प्रकार की कई चीज़ें जैविक रूप से हम लाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक आप वर्तमान स्थिति में जोड़ सकते हैं। फिर वो छत्तीसगढ़ और जैविक खेती के लिए उपयुक्तता अभी वर्तमान में क्या बनी हुई है, इनकी बात यहाँ पर की जाएगी कि छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के लिए क्या संभावनाएं हैं हमारी। आप देख लो, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, इसके अंतर्गत बहुत सारी भूमियाँ जो है कृषि भूमि के अंतर्गत ही आती है। छत्तीसगढ़ में 80% यहाँ पर फार्मर फैमिली है, किसान वाले परिवार 80% है, यानी यहाँ पर आप देखो जैविक खेती की कितनी बड़ी अधिक संभावना है। फिर यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी आप देख लो, मैदानी क्षेत्र वगैरह में बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, तो यहाँ पर सिंचाई वैसे ही जल संरक्षण हो ही रहा है। फिर साथ में हमको उन्नत खेती के लिए हमारे ड्रिप सिंचाई, ये सब अपना करके हम जैविक खेती को और आसानी से बढ़ सकते हैं। ये हमारी संभावनाओं के रूप में दर्शाई जा सकती थी। फिर हम देखें यहाँ पर धान, कोदो, कुटकी, मिलेट्स, इन सब को लेकर के यदि हम जाएँ, कोदो, कुटकी, इन सब को लेकर के जाएँ तो हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रचुर संभावनाएँ हैं। चना, अरहर, यदि हम इधर पश्चिमी छत्तीसगढ़ में जाएँ या फिर हमारे रायगढ़ वाले क्षेत्र में जाएँ, वहाँ पर इनकी आप कह सकते संभावनाएं हैं। फिर जैविक हल्दी, जशपुर वगैरह में जाएं, अदरक, सब्जियां, इनको लेकर के जैविक प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट मेंशन वगैरह कर सकते थे। फिर यदि हम आगे और जाएं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के क्या प्रयास इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं, तो इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कई प्रकार की योजनाएँ लाई गई हैं, सौर सुजला योजना हो गई, पीएम कुसुम योजना हो गई, इन सभी बातों को हम यहाँ पर चर्चा कर सकते थे। और साथ में सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, इस प्रकार के जो खाद बनाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट के थ्रू, वर्मी कंपोस्ट मतलब हमने एक गड्ढा खोदा, वहाँ पर जैविक कचरा डाला, उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव, केंचुए जैसे डाल दिए, फिर उसे कुछ समय के लिए रहने दिया, वह
एक वर्मी कंपोस्ट के रूप में यानी एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन। जल संरक्षण की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मोटे अनाज आजकल जैविक पद्धति से उपजाए जा रहे हैं। मिलेट कैफे वगैरह शुरू किया जा चुका है, जिसमें मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हम इसमें लिख सकते थे राज्य सरकार के प्रयास के अंतर्गत। फिर यदि हम आगे और जाएं तो इसके क्षेत्र में चुनौतियां एवं समाधान इसमें हम लिख सकते थे। चुनौतियां क्या? एक तो इनकी कॉस्टिंग बहुत होती है। जैविक खेती से जो हम प्रोडक्ट मिलते हैं, हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वह सस्ते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जैविक रूप से निर्मित खाद वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए आप कह सकते हैं एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें जो मैनुअल जो वर्क है वह ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है कंपेयर टू जो हमारे रासायनिक उर्वरक जो हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता, रासायनिक कीटनाशक यूज़ हो रहे हैं तो वह थोड़े सस्ते पड़ेंगे, ये थोड़े से महंगे हो जाते हैं। वित्तीय संसाधन की कमी इसमें आप कह सकते हैं कि इनके लिए जैविक खाद चाहिए और कई प्रकार की सिंचाई नई तकनीक चाहिए, उनके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी। फिर कई कृषकों को इनका ज्ञान नहीं है। ये सारी बातें हम इसमें चुनौतियों के रूप में लिख सकते हैं। फिर समाधान लिखते हुए इसमें भी हम एक प्रॉपर निष्कर्ष दे करके इस एसे को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे जैविक खेती के एसे के अंतर्गत। इस प्रकार से हम एसे लिख करके ये उसकी रूपरेखा बना करके हम अंदर जैविक खेती को लिख सकते हैं। ये सारा चीज़ हमारे बुक में एज इट इज़ मेंशन है। जिन्होंने हमारी किताब ली है उनको यह चीज़ मालूम होगी। फिर हम आगे और बढ़ते हैं। एक ऐसे आपका और रह जाता है जिसमें हम देखते हैं खनिज संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा की संभावना। चूँकि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन बहुत अच्छे लेवल पर है, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संसाधन है। फिर उस छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कोयले वगैरह हैं, जीवाश्म ईंधन है, इनकी प्रॉपर आप कह सकते हैं उपलब्धता है, तो वहाँ पर अक्षय ऊर्जा क्यों यूज़ की जाएगी, इसकी क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के यहाँ पर ऐसे राइटिंग में पूछा गया था। तो इसमें भी हम देखेंगे खनिज संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा की संभावना। इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं खनिज से। इसमें हम बेसिक चीज़ पकड़ेंगे खनिज। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। फिर जो हमारे ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार से हम उनको ऊर्जा से जोड़ेंगे। फिर धीरे से हम ऊर्जा संरक्षण में आएंगे, फिर उसे लेकर के हम अक्षय ऊर्जा से जोड़ेंगे। ये ऐसे करते हुए हम इनकी प्रस्तावना मेकिंग वगैरह कर सकते थे, इंट्रोडक्शन बनाया जा सकता था। फिर यदि हम इसमें और आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा एवं ऊर्जा संरचना के बारे में हम इसे थोड़ी चर्चा कर सकते थे कि वर्तमान स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, कोयला है, फिर आपके बॉक्साइट है, इस प्रकार की कई चीज़ें हम इसमें लिख सकते थे। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। 18% देश के कोयले का भंडार यहाँ मौजूद है। कुछ आप स्थल भी लिख सकते थे, कोरबा वाला क्षेत्र, फिर हम जा सकते हैं इधर कोरिया वाला क्षेत्र, फिर आपका ये मान रायगढ़ वाला क्षेत्र, हसदेव बेसिन, ये सारे जो है ये कोयला के प्रचुर भंडार के रूप में मौजूद हैं। फिर यहाँ पर कितने थर्मल पावर प्लांट हैं, ताप विद्युत संयंत्र जो है उनके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते थे कि यहाँ पर इतने ताप विद्युत संयंत्र मौजूद है। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत परिचय देते हुए आगे बढ़ सकते थे। फिर हम आगे आते हैं मेन बॉडी मेन कंटेंट में कि खनिज राज्य होते हुए भी अक्षय ऊर्जा क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते थे कि क्यों आवश्यक है। एक तो खनिज भंडार क्या होते हैं, हमारे सीमित होते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ये खत्म हो गए फिर हमको दोबारा नहीं मिलने वाले, करोड़ों साल अरबों साल इनको बनने में लगते हैं, इसलिए ये खनिज भंडार सीमित है। फिर हमने क्या किया है भाई, पंचामृत लक्ष्य के अंतर्गत नेट जीरो का लक्ष्य बनाया है भारत देश में। यदि ऐसे ही कोयला निकालते रहे, जीवाश्म ईंधन निकालते रहे, हमारा नेट जीरो का लक्ष्य अगले 50 क्या 500 साल में पूरा नहीं होने वाला। इसके लिए नेट जीरो हमने लक्ष्य बनाया है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर दीर्घकालिक ऊर्जा विकल्प, चूँकि हमारे खनिज भंडार सीमित है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाने, तो फिर हमको प्यास लगते ही कुआं खोदने वाला काम नहीं करना है। जब खनिज भंडार हमारे खत्म हो गए तब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। इसके लिए हमको पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है। तो ये हमारी हो जाती है दीर्घकालिक ऊर्जा विकल्प। फिर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हम इससे आगे बढ़ेंगे, सेल्फ डिपेंडेंसी ऑन एनर्जी। छत्तीसगढ़ जो है ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बन पाए, जीरो पावर कट राज्य का संज्ञा इनको दिया ही जा चुका है, और साथ में ये ऊर्जा आत्मनिर्भर भी बन सके, इसके लिए हम इस अक्षय ऊर्जा की क्षेत्र में आगे बढ़ने को आतुर हैं। इस प्रकार से कुछ पॉइंट बन सकते थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं अक्षय ऊर्जा की संभावना। फिर यदि हम देखें छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या मौजूद हैं, इनके बारे में हम लिख सकते थे। तो आपको मालूम होगा सौर ऊर्जा भी छत्तीसगढ़ में प्रॉपर है, जो हमारे सोलर एनर्जी
अभी तो राजनांदगांव में पहला सेज भी बनने वाला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सौर ऊर्जा को लेकर के। वहाँ पर सौर पावर प्लांट भी बने हैं। अभी आपके भिलाई में भी बने हैं, रेलवे का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी बना है। तो सौर ऊर्जा की संभावनाएं हम यहाँ पर बता सकते हैं। राजनांदगांव क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भिलाई क्षेत्र में रेलवे का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट, और फिर साथ में हमारी कई योजनाएं भी चल रही हैं। इन क्षेत्रों को, इन चीज़ों को लेकर के सौर ऊर्जा के बारे में हम बता सकते हैं। फिर पवन ऊर्जा के बारे में स्टडी चल रही है। बालोद वाले क्षेत्र हैं, कवर्धा वाले क्षेत्र है, कबीरधाम वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जल ऊर्जा, जियोथर्मल, इनके बारे में भी हम संभावनाएं बता सकते थे। बायोमास में भी आपके धमतरी वाले क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की स्कीम्स कार्यरत हैं। जल ऊर्जा, जियोथर्मल में यदि हम जाएँ तो आपको याद आ रहा होगा तातापानी वाला क्षेत्र बलरामपुर में, वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी हमारी मौजूद है, उससे विद्युत उत्पादन वगैरह किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रचुर संभावनाएं छत्तीसगढ़ में हैं। ये सारे पॉइंट हम लिख करके सिद्ध कर सकते थे। फिर यदि हम आगे जाएं, सरकार द्वारा किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, इसको हार्नेस करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेस करने के लिए किस प्रकार की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाएं चल रही है, उनको लेकर के हम डिस्कशन कर सकते थे। क्या है छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा नीति 2022, फिर सौर सूजला योजना, ऊर्जा पार्क का विकास किया जा रहा है, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत कई प्रकार की सब्सिडियां दी जा रही है, ठीक। फिर सौर पंप, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है किसानों को। पीएम कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार की कई और वृहद योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं को हम इसके अंतर्गत डिस्कशन कर सकते थे कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रस्तावना हो गई। फिर छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के विषय में हमने बता दिया कितनी हमारे यहाँ खनिज संपदा है, कितने हमारे थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत संयंत्र हैं। फिर खनिज राज्य है, उसके होते भी अक्षय ऊर्जा क्यों आवश्यक है, इसके हमने प्रॉपर यहाँ पर रीजन्स मेंशन किए हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है क्योंकि हमारा ऐसे ही यहीं पर है, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा की संभावना। जब खनिज संसाधन है तो अक्षय ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, ये हम यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि यहाँ पर खनिज भंडार सीमित है, नेट जीरो का हमने लक्ष्य बनाया है, दीर्घकालिक ऊर्जा विकल्प के रूप में यह हमारे सामने है। और भाई साहब सबसे बड़ी बात, हमको एनर्जी डिपेंडेंट बनना है। इन चीज़ों को लेकर के हम यह अक्षय ऊर्जा की संभावना देख रहे हैं। फिर हमने बता दिया कि भारत में, छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या विद्यमान है, किन किन क्षेत्रों में हमारी संभावनाएं बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाए, सरकार की पहले योजनाएं हम इसमें बता दें। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ सकते हैं चुनौतियां और समाधान के रूप में कि योजनाओं का प्रवर्तन ग्राउंड लेवल पर उतना अच्छा नहीं है, संसाधन अभी भी हम देख तो रहे हैं परंतु ये अभी भी सीमित मात्रा में है। जियोथर्मल हमको पता है परंतु हम अभी भी उसका हार्नेस नहीं कर पा रहे, हम उसको अभी भी निकाल नहीं पा रहे, हम उससे भी अभी भी विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रहे, जबकि हमारी योजनाएं कब से बन रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें हम इसमें मेंशन करके, समाधान बता करके, लास्ट में एक निष्कर्ष लिख करके हम इसको परिपूर्ण रूप दे सकते थे। तो इस प्रकार से ये हमारा ऐसे राइटिंग यहाँ पर हम कर सकते थे, जो मुझे लगता है आप लोगों ने की भी होगी। बस्तर दशहरा और ज़्यादातर लोगों ने छत्तीसगढ़ बजट, इन पर ज़्यादा गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कुछ चुनिंदा लोगों ने ही जैविक खेती पकड़ी होगी और कुछ चुनिंदा लोगों ने इनको पकड़ा होगा। खैर जो भी है, मैं पर्सनली ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। हमारी जो बुक आई थी एकेडमी की, उनसे आपको कुछ हेल्प वगैरह इनसे मिले होंगे। तो जो भी आपको इस प्रकार की मदद मिली, जो भी आपकी सहायता हुई, जो भी आपको उसमें कंटेंट मिला, जो भी आपको मददगार साबित हुई, उसके बारे में हमको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे बुक से कितनी फ़ायदा हुआ, कितना आपको लाभ हुआ। इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताइए। हमको एक मोटिवेशन के रूप में बोल सकते हैं, हमको एक मोटिवेशन इससे मिलता है कि हमको और बेटर आपको कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करने। तो चलिए, ये था हमारा पेपर 2 के ऐसे राइटिंग के बारे में विशेष चर्चा। और भी ऐसे हम लगातार पेपर के सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसी मैसेज के साथ चलिए ये वीडियो यहीं पर हम करते हैं समाप्त। तब तक के लिए आगे और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।